नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। कार्यक्रम चल रहा है साहित्य से दोस्ती और आज हमारे स्टूडियो में एक खास शख्सियत आज मौजूद हैं जिनके परिचय के बहुत सारे आयाम हैं। वो एक पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने गढ़वाल के होते हुए तराई का जो है वो इतिहास लिखा है। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड की दुर्लभ विभूतियों को सामने लाने का अपने पुस्तक के जरिए काम किया है। वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पहली बार उत्तराखंड में पत्रकारिता के इतिहास को लिखा है। वो भले ही तमाम सारे पब्लिकेशंस हों, वो जीके के लिए उनकी किताबों का संदर्भ लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स अभी तक उन पर पीएचडी कर चुके हैं। अभी तक 17 किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी भी लगातार वो थके नहीं हैं। लगातार 3 किताबों पर अभी उनका काम चल रहा है। रुद्रपुर में रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ शक्ति प्रसाद सकलानी जी की, जो कि एक साहित्यकार हैं। आजीवन साहित्यकार रहे, कलम तोड़ते रहे, समाज को बहुत कुछ देते रहे अपने नए नए शोधों के द्वारा। रुद्रपुर में रहते हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। मुख्यतः हमारा मकसद है कि अभी राज जी जो है हमारा 20 साल का हुआ है कल ही के दिन। तो इन 20 सालों में उत्तराखंड में भाषा साहित्य किस मयार पर है, कितना कोशिशें हमारी सरकारों ने उसके लिए की हैं। समय समय पर भाषा अकादमी बनी है, भाषा को लेकर जो भी काम हुए हैं, किताबें पब्लिश करने को लेकर कुछ सहायता समय समय पर दी गई है। तो क्या क्या काम हैं इस पर हम बात करेंगे। सकलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मैं शक्ति प्रसाद सकलानी अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी आपको। सकलानी जी, आप हमारे स्टूडियो में आज आए हैं। किसी तरह से आपने काफी सारा काम किया है। मैं चाहती हूँ कि उस पर हम बात करेंगे बाद में। अभी मैं चाहती हूँ कि हम राज्य बनने के 20 साल का एक अवलोकन करें साहित्य और भाषा के नजरिए से। तो कहाँ पाते हैं आप राज्य को? हम पीछे न पहले थे और अब हैं। अब साहित्य की विभिन्न विधाओं पर लिखा जा रहा है, किंतु अभाव जो व्यक्तिगत रूप से मुझे खलता है वो शोध का है। शोधपूर्ण लेखन का अभाव है, लेखन का अभाव नहीं है। ये काम शैक्षणिक संस्थान या उनके गाइड या स्वयं भी वो प्रतिभागी कर सकता है। शोध का जो स्तर है वो स्तरीय नहीं है मेरे समझ से। लोग अध्यापक विश्वविद्यालय जो भी कह सकते हैं। मैं शोध में खास करके उत्तराखंड की संस्कृति साहित्य अति से वर्तमान पर शोध होना चाहिए। लोगों ने गढ़वाल का इतिहास लिखा, कुमाऊं का इतिहास लिखा, किंतु मेरे पास संग्रह भी है, मैंने भी कुछ उनसे उतारा साभार लिया है, किंतु सर्वांगीण रूप में उत्तराखंड का इतिहास आज भी अपेक्षित है। उत्तराखंड का इतिहास आज भी अपेक्षित सर्वांगीण रूप में टुकड़ों टुकड़ों में लिखा है लोगों ने बद्रीदत्त पांडे जी से लेकर के और अलग अलग टुकड़ों में लिखा है ना। किंतु उत्तराखंड का एक सर्वांगीण उत्तराखंड का इतिहास जो है आज भी अपेक्षित है। मैं अपेक्षा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस कमी को दुरुस्त करेंगे, पूरा करेंगे। अब रही बात हिंदी साहित्य की या लेखन की, भाषा की, तो न शोध गढ़वाली भाषा पर हुआ, बोली पर, मैं भाषा तो नहीं कहूँगा, बोली पर, न कुमाऊनी पर कोई शोध हुआ। प्रयास जारी है, कुमाऊनी पर शोध के प्रयास जारी कर रहे हैं लोग और गढ़वाली पर प्रयास जारी कर रहे हैं लोग, किंतु कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आया अभी तक इस संबंध में। शोध के भाषा बोली भाषा, अभी तक लोग बोलियों को भाषा बोल देते हैं, भाषा को बोली बोल देते हैं, क्योंकि जुड़वा शब्द है बोली भाषा, ये जुड़वा शब्द है ये। तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। लोग कह देते हैं बोली भाषा का मतलब जिसकी वर्णमाला है, बिल्कुल वो भाषा है, वो भाषा है। और जो हम बोलचाल में बोलते हैं वो बोली है। लोगों को मिक्स कर देते हैं इसको बोली भाषा में, जो क्या अभी चलन में चल पड़ा है बोली भाषा, गढ़वाल की भाषा और कुमाऊं की भाषा, जबकि दोनों बोलियां हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुमाऊं में तो प्रयाग जोशी जी ने काफी रिसर्च किया है, काम मेरे किया मित्र है। अच्छे, जी जी, मेरे मित्र हैं। तो गढ़वाल में जब वो रायबरेली में प्रोफेसर थे फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में, तब से मेरी मित्रता, मेरे घर पे आए हो, मैं भी उनके घर पे आता जाता हूँ। जी जी जी, लिखा उन्होंने जी। तो आपका कहना है कि जो नया लेखन आ रहा है उसमें शोध की कमी है? शोध की कमी, लेखक तो बहुत बन जा रहे हैं, बहुत बन चुके हैं काफी। बिल्कुल, 1-2 किताबें निकाले, कुछ कहीं का गारा, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसा बहुत साहित्य आपको मिल जाएगा। तो स्तरीय साहित्य की कमी है, स्तरीय शोधपूर्ण साहित्य की कमी है।
शोधपूर्ण साहित्य में, खास करके संस्कृति बोली भाषा के संबंध में। जी, बोली भाषा के संबंध में। जी। आज मैं भाषा अकादमी जो बनी उत्तराखंड में, उसने कितना काम किया? भाषा संस्थान बना देहरादून में। भाषा संस्थान। मेरा भतीजा था वहाँ, सेक्रेटरी था उसका, मुनि नाम सकलानी, डॉक्टर मुनि M.R. सकलानी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ, कहता हूँ, मैं चाहूँगा, मैं तो अब उम्र के आखिरी मुकाम पर, पड़ाव पर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5, 7 साल जिंदा रहेगा तो रहेगा। आने वाली पीढ़ी को मैं कई लोगों से व्यक्तिगत रूप से बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ, ऐसा लिखिएगा जो अब तक लिखा गया हो, जो अब तक लिखा गया हो। बिल्कुल। मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूँगा। अभी मेरी जो किताब आ रही है उसमें कुछ प्रसंग मैंने दिए, अनछुए प्रसंग। उसमें एक प्रसंग ये है, कुमाऊँ शब्द, कुमु, कुर्मावतार, कुर्बांचल और इस जैसे पर बहुत है। ये मिथ्य की कथाएं हैं। सच्चाई तो ये है कि असीरिया से कुछ लोग, असीरिया में एक जगह है कुमु, आज भी है कुमु, वहाँ के राजा ने असीरिया के, वहाँ से कुमु के लोगों को वहाँ से भगा दिया था। वो लोग यहाँ आ गए, चंपावत में टिक गए। शुरुआत में कुमु जो था सिर्फ चंपावत ही था, बाकी शोर था, बाकी जो इलाका था शोर था, शोर के था कुमु था। बाद में कुमु से कुर्मांचल, कुमाऊं से बहुत, आज पूरा कुमाऊं हो गया। आज ये इसका इतिहास है बनने का, ये है इतिहास बनना। जैसे भारत शब्द है कि साहब शकुंतला के और गर्भ से जो भरत पैदा हुआ था, दुष्यंत के बाद पैदा हुआ था, उसके भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ है। ये नहीं है, सच्चाई कुछ और भी है। वो ये है कि भरत तब एक विशाल जाति थी यहाँ पर। भरत उस काल में भरत एक विशाल जाति समूह था, बहुसंख्यक। उनके नाम से उनका एक राजा हुआ भरत, उसके नाम से भारत वर्ष हुआ है। किंतु वो चीज हटा दी गई है और कर्णवाश्रम को लेकर के भारत और उसको मिला करके भारत हो गया है। वैसे ही मैं और थोड़ा आगे बढ़ूंगा। बात आई हिंदू की। अक्सर शोध भी हो रहा, पढ़ाई भी जा रहा, डिलीट भी, रिपीट डिग्रियां हो रही है। यूनानी बोलते थे सिंधु नदी को इंडू, सिंधु को इंडू बोला यूनानियों ने, इंडू से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान हो गया। ये सबके दिलो दिमाग पर है। हकीकत कुछ और भी है। हकीकत कुछ और भी है कि हमारे और चाइना के मधुर संबंध आदिकाल से, आज भले बिगड़ गए हो, तो आज हमारे व्यापार चलता था, फ्रीक्वेंटली व्यापार चलता। तो तब चाइनीज लोग इस देश को इंतु कहते थे। इंतु, इंतु चमकता हुआ सितारा, चांद चमकता हुआ, इंतु को, उस इंतु से हिंदू हो गया। अच्छा, इंतु हिंदू हो गया। वो चीज कहीं लाइमलाइट में नहीं है, ना कहीं शोध करा, ना कुछ करा, जो चल रहा पैटर्न चल रहा है। मैं एक और खुलासा करना चाहूंगा कि तराई भावरे काफी संख्या में थारू बक्सा रहते हैं। थारू बक्सा रहते हैं, हमने बहुत देखा उन पर। तो अब तक कितनों ने शोध कर लिया उन पर, कितनों ने शोध कर, और हर एक में यही हो रहा कि वो राजस्थान से आए, राजस्थान से आए, जबकि ये नितांत असत्य है। वो मंगोलियन ब्रीड के लोग हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ के भोटिया, गोल चेहरा, दसी आंखें, चुपटी नाक, ऊपर हुए गाल, ये मंगोलियन ब्रीड की पहचान है। 4 बीड़े कुल दिए, वो पूरी दुनिया में आर्यन है, द्रविड़, मंगोल, 4 उन्हें मंगोलियन भी है। ये सब वही है। 1300 के आसपास या 1400 के आसपास या आसाम के रास्ते तिब्बत और कहाँ से घूमते यहाँ आए और यहाँ कर क्या उलट पुलट इतिहास में ये कह रहे हैं हम राणा प्रताप के वंशज हैं। मैं 10 बार, दादा ने, मैं 7-8 बार राजस्थान गया हूँ। मैं वहाँ से लोगों से मिला हूँ, लोगों से, तो उन्होंने खुद कहा कि साहब यहाँ तो कैसे कहते हैं अपने को राणा प्रताप के वंशज, वो तो मंगोलियन ब्रीड की है। और राजस्थान जो भी हो कम 6 फुटर है। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, ऊंचाई की वजह से सब BSF में सब ज्यादा राजस्थानी है। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, ऊंचाई की, लंबाई की वजह से सबसे ज्यादा BSF में राजस्थान के हैं। और ये सब नाटक के हैं, ये सब नाटक मंगोलियन ब्रीड के हैं। तो शोध क्या हो रहा है, नैन नक्श में भी सीधी बात है, तो जैसे भोटिया जी, बिल्कुल जैसे भोटिया जी। तो अभी मेरा एक आर्टिकल निकला है, अपनी पहचान बनाता उत्तराखंड का जनजातीय समाज। ओके, जनजातीय समाज, उसमें हमने बरपटिया, ये थारू, ये भोटिया और ये मारछाल, तोलचा, खंपा, जितने भी हैं सब वर्णन दिया, बड़ा डिटेल, बड़ा इंटरेस्टिंग है। शोध आर्टिकल छप रहा है, वो कहीं छाप भी दिया। एनीवे, तो मैं अपेक्षा करता हूँ आने वाली पीढ़ी से ऐसा लिखें,
वक्त पूरा न करिए, अपना नाम लिखिए, मैं भी लेखा कोई और नहीं, कुछ काम का लिखो, कुछ काम का लिखा दो, आने वाली पीढ़ी इंतजार करे आपका। शोधपूर्ण, मैंने आपको एक दो उदाहरण दिए, नहीं उदाहरण दिए, इस पर सोच, इस पर खोजिए तो सही कम से कम। जैसे मैंने अपनी खोज करी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिदेव हैं, ये जो मेरी किताब आ रही है मैं उसमें उल्लेख है इसमें पूरा, ये जो है विष्णु जी कैस्पियन सागर से आए थे यहाँ, जैसे कश्यप ऋषि आए थे कैस्पियन सागर से, कश्यप ऋषि जिन्होंने कश्मीर बसाया है, कैस्पियन सागर से आए थे ये। कैस्पियन नाम कश्यप से पड़ा, या कश्यप का नाम कैस्पियन, दोनों में एक कश्यप है। तो विष्णु भी वहीं से आए थे यहाँ। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस देश में केले की खेती, तब जब विष्णु यहाँ केले की खेती तब से बनाना खेती तब शुरू हुई यहाँ, तब उस पहले यहाँ केला नहीं होता था। अच्छा, केला नहीं होता, विष्णु ने केले की खेती यहाँ शुरू कराई थी। ब्रह्मा को लोग ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु में ट्रिनिटी, त्रिदेव, इनमें ब्रह्मा सर्वोपरि डिवाइन पावर का है। ब्रह्मा ये पूर्वोत्तर के राजा थे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम से सिक्किम, ये सब पूर्वोत्तर के राजा थे। तब जब देवासुर संग्राम हुआ तब तीनों इकट्ठे हुए यहाँ पर, देवासुर। ये बाकी के दो कौन? अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश तो वो हुआ कौन? शिव। हाँ, महेश तो वो हुआ, महेश तो उसको देवादिदेव कहा गया है। हाँ, देवों का भी देव। तो ब्रह्मा आपने कहा कि वहाँ के राजा थे, ब्रह्मा के नहीं, ब्रह्मा के नहीं, हाँ, पूर्वोत्तर के राजा थे। तो विष्णु कैस्पियन सागर से यहाँ आए थे। ये मेरी खोज है, मेरी शोध है, मेरी है। और महेश तो यहाँ से तिब्बत से आए थे, ओके। सर्वदन से उनकी। तो किसी ने इस खोज को आपकी चुनौती दी है? अभी तक नहीं दी, देंगे। मैंने जितने भी खोज करी अभी, और किसी ने चुनौती नहीं दी है। तो आपका कहना है कि ये देव नहीं है। अगर चुनौती देते हैं, देव हैं वो, अगर चुनौती देते हो तो प्रमाण सहित दें। प्रमाण ऐसे गप्पा नहीं कि तुमने गलत लिखा, नहीं तो देव कैसे हुए? राजा थे वो? नहीं, दे वर नॉट किंग, हम जैसे थे। हाँ, अब उनको कल के दिन राजा की तरह पूजा गया, कल के दिन देव बना दिया गया। बिल्कुल, ऊपर से और बना दिया, फिर महादेव बना दिया, सुपरदेव बना दिया। ये तो हमने बनाया ना, ये हमारे दिमाग की अपनी उपज है। हम किसको राजा बना दें, किसको पूरा सृष्टि का सृजन बना दिया। जबकि इंसान को इस धरती पर आए हुए 18 लाख साल हो गए। फर्स्ट मानव जो यहाँ से अफ्रीका में पहला मानव जो पैदा हुआ था अफ्रीका, 18 लाख साल पहले हुआ था। और ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा तो 10,000 साल की है। तो मैंने लिखा नहीं सर, लिखा मेरी किताब में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैंने लिखा है, इस पर आ रहा है मेरी किताब में। तो मैं उपेक्षा करता हूँ कि ऐसा कुछ लिखे नई चीज, तभी लोगों को। अब तो जो उसको कटिंग करेगा, काटेगा, असत्य बताएगा तो प्रमाण सहित बोलेगा भाई ये गलत है, सही ये है। बिल्कुल मेरी कभी बात को काटेगा, काट रहा है तो प्रमाण सहित काटेगा। खाली का अपने तूने झूठ लिखा, नहीं, झूठ हमने कहाँ लिखा, सच क्या है लिखो। बिल्कुल, क्या सच है प्रमाणों को। तो आपने काफी काम किया है इतिहास को लेकर, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में, जब इतिहास का पूरा उलट पुलट गेम चल रहा है। ऐसे समय में सही साहित्य। आपके जानकर बड़े ताज्जुब होगा, एक पीसीएस में मेरी किताब से कई क्वेश्चन पूछे गए, मुझे नहीं थी जानकारी। जो आपका उत्तराखंड का इतिहास, हाँ, मुझे नहीं थी जानकारी। एक पीसीएस लड़का संजीव वर्मा, पीसीएस करो भाई, आज का सेक्रेटरीट में वो क्वालिफाई करके, वो फोन में रहता, मेरा पैर छूता आता, मेरे घर पे कई बार आया हो। तब उसने पूछा कि सर आपकी किताब से एक सवाल पूछा गया था मुझे मैंने पीसीएस वालों को, वो कौन सा आदमी है उत्तराखंड में जिसने 8 राजाओं को गद्दी पर बैठा, 8 राजाओं को कान पकड़ के उतारा। 8 राजाओं को गद्दी पर, 8 राजाओं को गद्दी पर बैठाया और 8 के कान पकड़ के उतार दिया। अच्छा, मैंने कहा हरकू है, हर्षदेव जोशी। अच्छा, जिजाड़ का, मेरी किताब में ना वो जिजाड़ है गाँव को अल्मोड़े में। अच्छा, मैंने जिजाड़ का वो जिजाड़ मोहल्ला है एक तो अल्मोड़े में, हो सकता है, राइट गाँव है जिजाड़, गाँव है जिजाड़ गाँव, जोशी वहाँ के बड़े मशहूर हैं। तो किताब मैंने वो लिखा, तो वो प्रश्न पूछा गया पीसीएस में, और किसी ने लिखा कब मैंने लिख दिया, और लोग ताजुब मान गए। तो उन्होंने आपकी किताब पढ़ी होगी। हाँ, तभी तो मैंने कहा दुनिया का पहला आदमी, दूसरा आदमी जर्मनी में हुआ था, जबकि 4 बार हर्षदेव जोशी को ऑफर मिला था राजा बनने की, पर वो राजा नहीं बना। बाद में इनको पकड़ करके गोरखाली नेपाल में जेल में करा दिया था। मैंने बहुत लिखा हर्षदेव जोशी पर, जी बहुत लिखा मैंने। तो ऐसे ये अरिहंता बोला, अरिहंतावाद, मैंने लिखा चिट्ठी, मैंने कहा सुन तू जाट है क्या, वेस्टर्न यूपी का क्या है, तू क्या जानता उत्तराखंड के बारे में। मेरे घर में बैठ करके मेरी किताब को नकल कर ली, छापी किताब जी के पढ़ रही, बेच रहा, सम्मानी चाहिए। मैंने कहा तुम्हें सम्मानी चाहिए, तुम्हें कहीं तो सवार लिखते होते, बनने साहब छापी। अब क्या करें,
नकल की प्रवृत्ति है, शोधपूर्ण काम नहीं है। मेरा जितना भी काम है शोधपूर्ण है। तो आपको लगता है कि कॉपीराइट कुछ होना चाहिए कि इस खत्म तरह है, से लोग कौन करता कॉपीराइट होना चाहिए, पर कौन करता है, कौन पढ़े। एक बार देहरादून वाले ने पूरी किताब नकल कर दी, और देहरादून की विभूति क्या लिखी थी उसने, पांडे है सर ने है कुछ देहरादून में। अच्छा। मेरी किताब पूरी नकल कर दी। अच्छा। लोगों ने मुझसे कहा कि मैं हाईकोर्ट, अरे कौन पढ़े, मैंने बवाल में यार, उसका भला हो रहा, छुट्टी कर, कौन बवाल में। जी। अच्छा, लेखन आपने किस उम्र से शुरू किया था? अच्छा, कौन सा दौर था वो इतिहास का, कौन सा दशक था जब आपने लिखना शुरू किया? बताता हूँ। मैं मूलतः हुई में टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ जी। बाइक का सकलानी हूँ। हम गढ़वाल कुमाऊं में उस दौर में सबसे बड़े जागीरदार थे राजा के बाद। हमको गांव देहात में आज माफीदार जी बोला जाता है, माफीदार बोलते हैं। सकलानी में ऑन पेपर है, लिखा पढ़ी में, लोकल में सब लोग माफीदार जी बोलते, क्योंकि माफी मिली थी हमको 63 गांव की। मैं शायद हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूं जिसने अपने वंश के 500 साल की वंशावली लिखी। 500 साल की लिखने वाला वंशावली लिखी है। 500 साल की। लोगों को दादा का नाम मालूम नहीं, लोगों को परदादा का नाम दादा का नाम मालूम नहीं है। ठीक, मैंने 500 साल 1630 से लेकर के और 2008 तक सकलानी की वंशावली। मैं पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान का। उत्तराखंड अगर मैं हुई, ये तो मुझे पक्का मालूम है, उत्तराखंड में मुझे चपचा मालूम है, शायद इन देश का पहला आदमी हूँ इतनी लंबी वंशावली लिखने वाला। कैसे आपने खोजी इतनी लंबी वंशावली? मैं उस गांव गया, मैं लाया, मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती। डीएम उन्नाव ताजुम मान गया। डीएम उन्नाव में जब मिला मैं डीएम को, तो ताजुम मान गया। बोले डोड़िया खेड़े, मैंने मेरे पूर्वज नागदेव जी डोड़िया खेड़े के रहने वाले थे और यहीं से वो बद्रीनाथ की यात्रा पर आए हैं। मैं अतीत की बात में जानना चाह रहा हूँ, मैं तब आया हूँ। ताजुम मान गया, बोले 500 साल बैक। और श्योर? मैंने कहा डेट श्योर। हमने तैयार करी जी। तो ये किताब 2008 में 2007 या 8 में छप गई थी। जी। हाँ, मेरे ख्याल से रेल के पास है नहीं, ऐसा नहीं है। जी। हाँ, तो सकलानी जी क्या पूछूं आपसे, मैं ये जानना चाहती थी कि आपने अपने लेखन की शुरुआत कब से की? हाँ, बताता हूँ। मैं 1955, 56, 57 में देहरादून में पत्रकारिता में था। 55, 56, 57 में देहरादून में पत्रकारिता में था। मैंने 10वीं पास करा था। इंटर मैंने देहरादून में करा था। बीए ऑनर्स मैंने बहुत बाद में करा जी। वहां मैं पत्रकारिता में था। एक नेपाली भाषा का अखबार था, स्वतंत्र नेपाली। अच्छा। नेपाली भाषा का अखबार था। मैं उस टाइम अच्छी नेपाली बोलता था, लिखता था, पूरी रीडिंग करता था नेपाली अखबार में। मैं था उसका असिस्टेंट एडिटर। अच्छा। एक नॉर्दर्न स्टार था अंग्रेजी का। 2 अखबार छपते थे। जहां सचिवालय देहरादून में, उसके अपोजिट सड़क के उस तरफ प्रताप भवन था, वो हमारा दफ्तर था। तो वहां से जो उसके संपादक थे ठाकुर चंदन सिंह, वो IDSM थे, इंडियन डिस्टिंग्विश्ड मेडल सर्विस 2 टाइम्स थे। वो देखना का वो किंग फैमिली थे, नेपाल किंग फैमिली थी वो, नेपाल किंग फैमिली थे। अच्छा। उनका लड़का, तब एक लड़का कंजर्वेटर था और एक नेवी कमांडर था, तब उनका लड़का 1955 में। अच्छा। तो मेरे उनको संपर्क रहे, उनसे आना जाना, उठना बैठना सब काफी लोगों से। तो वहां से मैंने लगी कि कलम की भी कोई बगात होती है। क्या बात है। वो मेरे दिल दिमाग बैठ गई। उसके बाद में 22 साल 7 महीने 9 दिन सरकारी नौकरी करी। 22 साल 7 महीने 9 दिन 22 साल 7 महीने 9 दिन आपने सरकारी नौकरी की। किस महकमे की नौकरी की? इंटेलिजेंस में। अच्छा। हाँ, मैंने नौकरी, और मैं छोड़ आई फिर। अच्छा। क्योंकि मेरे लिखना पढ़ने का हिसाब किताब था, कोई सूची नहीं। हालांकि माड़ा मोटा सरकार मुझे जेब खर्च दे दी थी पेंशन के रूप में। चलो कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने 13-14 साल यहाँ एक साप्ताहिक अखबार निकाला रुद्रपुर से। अच्छा, तो रुद्रपुर आना देहरादून से कैसे हुआ? देहरादून था, मतलब ट्रांसफर होता रहा ट्रांसफर। तो अच्छा, नौकरी के दौरान आप यहीं आ गए? हाँ, जब आप IB में थे? मैं 3 साल कश्मीर में रहा हूँ, 2 साल मैं आंध्र प्रदेश में रहा हूँ, 3 महीने मैं पंजाब रहा हूँ, 1 महीने बिहार रहा हूँ, और गढ़वाल कुमाऊं का नॉर्थ बॉर्डर तो मैंने चपा छाना है। नॉर्थ बॉर्डर पूरा, चाहे वो लिपू लेक हो और चाहे वो कैलाश पर्वत हो और चाहे कुछ भी, कई मुझसे पूछ लीजिएगा, लिम्पियार, मंगसार, लिम्पा। तो ये मतलब पड़ोसी देश के कुछ खतरों के वजह से आप लोगों को वहां भेजा जाता था क्या, IB वालों को? हाँ, हम हर जगह जाते थे ऑन डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति पर। जहाँ सरकार की जरूरत पड़ गई, नक्सलाइट मूवमेंट था, बड़ा जोर था उसको आंध्रा में, ऑन डेपुटेशन भेज दिया हमको, ऑन डेपुटेशन गए प्रतिनियुक्ति पर। ओके। तो वैसे
एनीवे आगे चले। तो रुद्रपुर में आपने अपना जमाव कर लिया, उसके बाद तब यहाँ आकर भाई यहीं सेटल हो गया। जी जी। हालांकि मेरे घर में 2 मकान है, माड़ी मोटी जगह जमीन पहाड़ में जैसी होती वो है मेरे पास है। जी जी जी। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहू, 3 बेटियां, 3 दामाद और 14 नाती पोते हैं। अच्छा। और सब ठीक ठाक है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई कहीं। एक मेरा नाती इसरो में जूनियर साइंटिस्ट, इसरो में जूनियर साइंटिस्ट होता है ना, 10 IAS के बराबर होता है। ओह। इसरो में जूनियर साइंटिस्ट होता है, उतना प्रेस्टीज पोस्ट है वो। बिल्कुल। और मेरा बड़ा नाती एमटेक करा, उसने शेडकुल में वहाँ हरिद्वार में है वो। एक मेरा इनका बेटा वो बीटेक करा, देहरादून ग्राफिक वगैरह से कर रहा है। लड़की मेरी एक PhD है। और मेरे दामाद यहीं रहते हैं, जो वो MD डॉक्टर हैं। मेरे दामाद, सब छोटे बेटी के दामाद वो MD डॉक्टर हैं। मैं फर्नीचर राइटर हूँ। बिल्कुल। आप हमारे दुर्लभ एक लेखक हैं जिन्होंने इतनी दुर्लभ चीजें जो है वो दी हैं। और एक मेरे साथ में एक ड्रॉबैक है, एक कमजोर पक्ष है मेरा, वो ये है कि मैं नास्तिक विचारों का आदमी हूँ, खांटी नास्तिक। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नहीं, मेरे मुंह से कभी ईश्वर शब्द नहीं निकलता है, नहीं निकला। मैंने कभी पूजा पाठ नहीं करी, मैं कभी तीर्थ मंदिर व्रत कभी नहीं गया, कहीं नहीं गया हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या जन्माष्टमी, क्या शिवरात्रि कहीं, मैं कतई विश्वास नहीं ईश्वर। मैंने किताबें लिखी है, ईश्वर है कि नहीं है, इतनी मोटी किताब है। अच्छा। किताबें लिख दी जी। इससे पहले हमने विष्णु नागर की ईश्वर की कहानियां पढ़ी हैं। भी पढ़ा हुआ आपने? हाँ। मैंने पुरजोर कोशिश उसमें लिखा कि ईश्वर नहीं है, ये हमारी भ्रम है, ये हमारी कल्पना है। ईश्वर की जरूरत हमें तब पड़ती है जब गले आ जाती है, अज्ञानता से आ जाती है। हाँ, गले आ जाती है। हम अपनी कुछ भी चीज, अरे वो तो उस पर डाल देते हैं। अपनी कमजोरियों का एहसास नहीं कर पाते हम फेलियर हैं, हमने पूरी लगन से मेहनत नहीं करी है, लगाने करे फेल हो गए, अरे उसकी मेहरबानी थी। शराब पी के गाड़ी चलाते, एक्सीडेंट हो मर गए, अरे उसकी कृपा, उसी में, उस पर किस्मत में ऐसे लिखा हुआ था। ऐसे जुमलों से हम अकर्मण्य हो गए, बिल्कुल अकर्मण्य हो गए। हमारी श्रम परिश्रम, इतना बड़ा देश बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक देश था ही, जो आज म्यांमार है, बर्मा, तब बर्मा था वो देश, तहां से लेकर के बांग्लादेश, बर्मा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इट वॉज 1 कंट्री 1 टाइम। इतना बड़ा राष्ट्र 1000 साल गुलाम रहा, हजारों साल गुलाम रहा, शर्म की बात है। इतने से इंग्लैंड ने 48 देशों राज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज पर, इतने से इंग्लैंड ने 48 देशों पर राज करा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते हैं आज जिनको। बिल्कुल। हम अपने को नहीं थाम पाए, हम मंदिर में पूजा पाठ में लगे, बिल्कुल। मुसलमान आए, हमको रौंदते चले गए, जो भी आए जो हमको रौंदा, हमने कोई प्रतिकार नहीं करा, जो करेगा वो करेगा, ये इसलिए मुझे नफरत हो गई फिर कि नहीं, ये कुछ नहीं, शर्म करो, परिश्रम करो, बस। तो सकलानी जी, आप जब लिखते हैं कितना मेहनत उसमें लगती है, कितना घंटों आप एक बार बैठते हैं, देखिए कलम से ही आप लिखते होंगे, कंप्यूटर वाला तो अभी मेरे पास कंप्यूटर नहीं, मैं कंप्यूटर का कॉल नहीं जानता हूँ, मैं व्हाट्सएप नहीं जानता हूँ, मैं फेसबुक नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ इस बारे में, हाथ से लिखता हूँ सिर्फ। लोग ताज्जुब मान, कल एक मीटिंग थी, कल ऐसे लोग, मैं भी था उस बैठा हुआ, तो लोगों ने ताज्जुब मान के, साहब आप इस एज में ऐसे लिख रहे हैं, आप एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस, आपको एक एक पैराग्राफ उथल पुथल वाला है। मैंने कहा मेरा जो भी काम है रिसर्च वाला है, ऐसा नहीं कविता कहानी लिख दी और साहित्य शिरोमणि हो गए और ये अपने आप सो कॉल्ड नहीं, मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाकई चाहे आप मेरा उत्तराखंड की विभूति देख लें, चाहे तराई का इतिहास देख लें, चाहे मेरी वंशावली की देखें, पूरे 500 साल की वंशावली देखिए, और भी मेरे को एक और दुर्लभ किताबें हैं, पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं। अब जो आ रही मेरी किताब वो दुर्लभ है, उसमें आपका पुस्तकालय आपका कितना बड़ा है? मेरी किताब का, मेरे पास 1200-1300 अपनी निजी किताब है, 1200-1300। अच्छा, हाँ, अपनी किताब मेरी। जी जी। क्योंकि जब इतना पढ़ते हैं, कोई इंटरनेट वाला साधन आपके पास नहीं है, तो आपके पास प्रमाण के लिए बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, बहुत सारी। कितनी किताबें अभी तक आप पढ़ चुके होंगे? मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन होगा, मतलब सैकड़ों की संख्या। सैकड़ों ज्यादा होगा, सैकड़ों क्या होगा, वही कह रही, सैकड़ों होगा। इतने लंबे जीवन में मैं करीबन 50 साल से लिख रहा हूँ मैं जी। 50 साल में कम से कम कुछ है तो 400-500 किताब पढ़ी ली होंगी कम से कम। जी जी जी। अभी भी क्या हाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे इन दिनों क्या अब जो सबसे बड़ा किताब बम्बास्टिक किताब का क्या होता है, वो है धर्म का क्रम का पोस्टमार्टम। धर्म का पोस्टमार्टम जी। जितने धर्म हैं इन्होंने हमको बरगला रखा है, हमारा मस्तिष्क कब्जा कर रखा है, तो मैंने उनका सब पोस्टमार्टम पर, धर्म का पोस्टमार्टम, हम कैसे धर्म के पीछे दीवाने हैं और धर्म ने हमारा कोई फायदा नहीं करा, बिल्कुल
धर्म में हमारा कोई फायदा नहीं करा। तो ये किताब जल्दी ही आपकी आने वाली है? जल्दी नहीं, मैं लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी लिख रहे हैं रिसर्च आप। वर्क है। तो रिसेंटली मेरी रिसर्च आप कहाँ से करते हैं? उसके लिए आप क्या पढ़ते हैं? अब जगह जगह कुछ नहीं कह सकते हम। अच्छा, जगह अच्छा। तो अब जो लेटेस्ट मेरी लास्ट किताब आ रही है वो है धर्म का पोस्टमार्टम। जी, लास्ट किताब क्यों कह रहे हैं आप? अब कौन जानता है क्या होगा। नहीं तो लास्ट मत कहिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत कुछ लिख के जाएं समाज के लिए। तो कितना घंटा आप बैठ लेते हैं लिखने पढ़ने के टाइम? कोई पता नहीं साहब, कोई पता नहीं। 2, 4, 5, 6 घंटा भी आप लिख कह रखा कि मुझे हर आधे घंटे 1 घंटे चाय देता रहे ना। मैं टेबल पर बैठा हुआ हूँ और लिख रहा हूँ मैं बस। और टू बी क्वाइट फ्रेंक, मैं स्वस्थवादी आदमी हूँ। शाम को पैक से लगाया बैठता हूँ तब तो कलम बहुत ही चल जाती है। अच्छा, तब कलम को तेज जाती है। उत्तराखंड में कई सारे लेखक आए हैं जो लिखने के लिए पहाड़ जैसी शांत जगह को तलाशते हैं। आपको लगता है कि ऐसे कोई स्थल की जरूरत है या आदमी अपने घर में भी लिख सकता है? अपने घर में भी लिख सकता हूँ, घर में भी लिख सकता है। क्यों? मतलब माहौल का फर्क पड़ता है आपको लगता है लेखन के लिए? एटमॉस्फेयर फर्क पड़ता है साहब। जी जी, एटमॉस्फेयर फर्क पड़ता है। अब जिन लॉकडाउन था सब लोग अपने घरों में, ऐसा कोई दिन था जिन लोग मुझे मिलने को नहीं आ रहे। लॉकडाउन, अच्छा, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन लोग मुझे मिलने नहीं आ रहे अपने काम से, अपने मतलब से चले आ रहे हैं साहब। अल्लाह को मैंने लॉकडाउन बोले साहब, लॉकडाउन अलग जगह, हम आपसे जो बात करने आए वो अलग चीज। अच्छा, रिसर्च के पर्पज से? जी हाँ, बिल्कुल, बस आ ही रहे लोग, आ ही रहे जी। तो मतलब आप एक इंसाइक्लोपीडिया हैं हम सब के लिए। बोलते हैं लोग, उत्तराखंड के इंसाइड जो भी कहना, कोई बात है उत्तराखंड में, अरे वहाँ जाओ सब मिल जाएगा तुमको। अच्छा, आपसे बात करते कुछ है ना, कहीं गाड़ी अटकी हुई है, बोले वहाँ जाओ सब हो जाएगा आपको, तब आते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तब आते हैं लोग। चलिए, बहुत अच्छा लगा हम आपसे बातें करके, और हमारे श्रोताओं को भी उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। बहुत दुर्लभ जानकारियां मिली होंगी। बहुत छोटी बातचीत ही रही है, बहुत थोड़ा बिखरी बिखरी सी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी ही कभी फिर आए स्टूडियो तो हम लोग लंबी बातचीत करेंगे। जी जी जी, गोविंद सिंह जी बहुत सबसे पुराने जो हमारे मित्र हैं यहाँ पर। जी जी जी, तब वो नवाब टाइम से दिल्ली, नवाब टाइम से तब नौकरी में आए थे। बिल्कुल, उस दौर की तब से उनको मेरा परिचय। बिल्कुल बिल्कुल। तो सकलानी जी, आप आए, आपने बहुत सी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका जी। आपने हमको इस योग्य समझा जी, आपने हमको इस योग्य समझा जी, हमें विचारों की अभिव्यक्ति का मौका दिया जी, और सुंदर सदे हुए शब्दों में आपने हमें सवाल मुझसे पूछा है जी, इसके लिए धन्यवाद आपका। जी। तो सकलानी जी, हमारा तो काम है कि सामुदायिक रेडियो के जरिए लोगों तक ऐसी शख्सियतों को मिलाएं। हाँ, डेफिनेटली, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया हो, इस तरह की एक दुर्लभ शख्सियत से हमने आपको रूबरू कराया। बहुत सारी दुर्लभ ऐतिहासिक जानकारियां जो कि हमें जरूर मालूम होनी चाहिए, वो आपको मालूम चली होंगी। हम आगे भी इनसे बात आपकी कराते रहेंगे। तो अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के कोने कोने में हमारे रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आप हमारा रेडियो सुन सकते हैं। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।